हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, एस्टिमेटर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक और हम लोग स्टैंडर्ड एरर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, एस्टिमेटर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे और उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स भी हम लोग वहां पे पढ़े थे। ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकेंड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो आपका पार्ट ए से ही रिलेटेड है। पार्ट ए, जब यूनिट सेकेंड बोल रहा हूं तो मतलब वो पार्ट ए ही है। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट ए में 4 यूनिट है, मतलब 1 2 3 4, और पार्ट बी में क्या है 5 6 7 8। ठीक है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रॉपर्टी या फिर लिमिटिंग प्रॉपर्टी है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, कि n अगर इनफाइनाइट पे जाए तो हमारे ये रैंडम वेरिएबल किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ये हमको अगर सोचना हो, या फिर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल किसको फॉलो करेगा ये अगर हमें सोचना हो, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सिद्ध करते हैं। ठीक है ना। इसका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसे पहला स्टेटमेंट जो है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से लग जाएगा। क्या कह रहा है कि इफ xi from 1 to n be independent random variables such that expectation of xi is equal to mu I and variance of xi is equal to sigma square I, then under certain very general condition, ठीक है ना, the random variables Sn is equal to क्या हो जाएगा x1 plus x2 xn is asymptotically normal with mean mu and standard deviation sigma, where mu is equal to this and sigma square is equal to this। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास देखिए कि एक हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, जिसका अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई निकालते हैं, तो वो कुछ म्यू समझिए कि आ रहा है। ये आइडेंटिकल नहीं है, देख रहे हैं, आइडेंटिकल होता तो हमारा म्यू कांस्टेंट होता, पर यहाँ आई पे डिपेंडेंट कर रही है हमारी म्यू। ठीक है ना। और वेरिएंस है हमारा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई, वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई, ये हमारा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई ये है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारा सिग्मा स्क्वायर आई है। ठीक है। तो अगर हम, ये हमारे पास पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल है, कितने n है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल नहीं होने का मतलब क्या है कि सबके अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। मान सकते हैं कि x1 हमारा बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, x2 हमारा पॉइसन को फॉलो कर रहा है, x3 हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, x4 हमारा गामा को फॉलो कर रहा है, x5 हमारा किसी एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है। ये अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूं, आइडेंटिकल बोलता तो बोलता कि xi भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, मतलब x1 भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, x2 भी बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, ये हम लोग कहते हैं। पैरामीटर्स अलग हो सकते थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, वेरिएंस ऑफ xi हमारा सेम होता है। ठीक है ना, मतलब कि दिखने में एक जैसे रहते हैं पर वो एक जैसे होते नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिखने में भी अलग अलग है, कि हमारा इंडिपेंडेंट केवल कहा गया है बट आइडेंटिकल नहीं कहा गया है। कहने का मतलब है कि सबकी अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी अगर हम इन सारे रैंडम वेरिएबल का सम करें, ठीक है ना, इन सारे रैंडम वेरिएबल का सम करें और उसको हम क्या नाम दे दे रहे हैं, Sn, उसको हम क्या नाम दे दे रहे हैं, Sn, रैंडम वेरिएबल का सम कर दिए। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अगर हमारे पास ढेर सारा ऐसा रैंडम वेरिएबल हो जाए, n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये सम ऑफ रैंडम वेरिएबल फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी क्या है, ये फिक्स प्रॉपर्टी है कि हमारे भले ही अलग अलग यहाँ पे हमारे रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है ना, लेकिन इन सबका जो सम है, इन सबका जो योग है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा फॉर लार्ज n। असिम्प्टोटिकली लिखने का मतलब यही है, फॉर लार्ज n। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यही है। इतनी बात हमें लगता है कि आप लोग समझे होंगे, फिर से समझा दे रहे हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारे रैंडम वेरिएबल हैं, ठीक है ना, हमारे पास बहुत ढेर सारे रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कहने का मतलब है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले जो रैंडम वेरिएबल हैं, ये हमारे
कुछ इस तरीके से हैं और सब के सब इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर हम इन ऐसे ढेर सारे रैंडम वेरिएबल, इनफाइनाइट रैंडम वेरिएबल उठा लेते हैं और इनका फिर हम लोग सम करते हैं, इनका अगर हम लोग सम करते हैं तो फॉर लार्ज एन ये किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसका मीन इन सबके मीन का सम होगा और जिसका वेरिएंस इन सबके वेरिएंस का सम होगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर इंडिपेंडेंट लिया क्यों गया है? इंडिपेंडेंट लेने का बस एक रीजन था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो हो ही जाए, लेकिन सबसे आसान फॉर्म जो, अगर सबसे आसान रीजन आपको बताएं, अगर इंडिपेंडेंट नहीं लेते तो ये जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारा आसानी से बस नहीं निकल पाता, कोवेरियंस टर्म आता, कोवेरियंस टर्म को हटाने के लिए हमने इंडिपेंडेंट लिया है। और यहाँ i इज इक्वल टू 0 नहीं, i इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना? ये i इज इक्वल टू 1 होगा, ये i इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है? ये i इज इक्वल टू 1 होगा। ये i इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? तो ये हमारी स्टेटमेंट कहती है किसकी? सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, ठीक है ना? सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये बेस यही है, ठीक है ना? दिस इज द बेस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब इससे रिलेटेड अलग अलग हमारे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिफाइन किए गए हैं, आइए हम आपको यहाँ बताते हैं। जैसे ये तो सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, बट इसमें भी हम पर्टिकुलर कर ले रहे हैं कि अगर एक्स आई बाइनोमियल को फॉलो करता है, यहाँ पे एक्स आई इंडिपेंडेंट कहा जा रहा है ना, जैसे हम बोल रहे हैं कि x1 किसको फॉलो कर रहा है, सपोज कर लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x2 किसको फॉलो कर रहा है, सपोज कर लीजिए पॉइसन को फॉलो कर रहा है, x3 किसको फॉलो कर रहा है, नेगेटिव बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, और x4 किसको फॉलो कर रहा है, सपोज कर लीजिए हाइपर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा है, ठीक है? x5 किसको कर रहा है, ज्योमेट्री को कर रहा है, x6 किसको कर रहा है, ये मान लेते नॉर्मल को कर रहा है, x7 किसको कर रहा है, मान ले गामा को कर रहा है, x8 किसको कर रहा है, मान लेते कोई और पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x9 हमारा मान लेते हैं कॉशी को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बनते जा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कि हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स है, n के अपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके अलग ही अलग होंगे। मान लेते हैं कि x10 भी बाइनोमियल को फॉलो कर सकता है, मतलब कि सबके डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे नहीं है, दो या दो से अधिक के एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना? सबके डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसकी कोई सिचुएशन मतलब कंडीशन फिक्स नहीं है कि नहीं सब बाइनोमियल को फॉलो करना चाहिए, सब नॉर्मल को फॉलो करना चाहिए, सब पॉइसन को या सब गामा को फॉलो, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लो, सबके एक डिस्ट्रीब्यूशन भी ले लो, बट हाँ ये हमारे पास इनफाइनाइटली नहीं होने चाहिए, बहुत ढेर सारे, मतलब 100, 150, 300 इतने रैंडम वेरिएबल का सम अगर हम लेके चलेंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा असिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फॉलो करेगा। इसका एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी लिखे हैं, बाइनोमियल, पॉइसन, गामा और एक्सपोनेंशियल, लाप्लास, ये जितने भी हैं इन सब की लिमिटिंग प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं बाइनोमियल को ही नॉर्मल को ही जाती है, ठीक है ना? तो इन सब का अगर हम सम करेंगे तो भी वो कहाँ जाएगा? नॉर्मल की तरफ ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है? तो आइए इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म पढ़ते हैं जो कि है डिमाइवर्स लाप्लास थ्योरम। डिमाइवर्स लाप्लास थ्योरम, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना? क्या कह रहा है कि इफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना? i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 to n होना चाहिए, लिखा नहीं है, ठीक है ना? इफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n, अगर इसकी वैल्यू 1 है विद प्रोबेबिलिटी p और 0 है विद प्रोबेबिलिटी q, ठीक है? देन ये अलग से पॉइंट बनाया गया, ये गलत किया गया है, ठीक है ना? ये एक ही स्टेटमेंट का है, ठीक है ना? देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल Sn, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल Sn x1, x2 और ये xn, ठीक है ना?
where xi is ठीक है ना, आर इंडिपेंडेंट इज असिम्प्टोटिकली नॉर्मल एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमारी ये एक्साइज हैं ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, एक्साइज जो हमारे हैं ये इंडिपेंडेंट है, बट इनका जो सम होगा ये सब, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको ध्यान से याद होगा, आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा बट इसका एक लॉजिक दे रहे हैं कि देखिए एक्साई किसको फॉलो कर रहा है, एक्साई की वैल्यू 1 है विद प्रोबेबिलिटी p एंड एक्साई की वैल्यू 0 है विद प्रोबेबिलिटी q। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा कि प्रोबेबिलिटी दैट xi इज इक्वल टू k, एक बार के लिए p के पावर x और q के पावर 1 माइनस x। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो p आएगी विद प्रोबेबिलिटी p, प्रोबेबिलिटी दैट xi की वैल्यू 1 हो, इस बात की वैल्यू कितनी है, p है, और 0 करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, q। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ये हमारा क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली, कि सक्सेस आ रहा है, 1 मतलब सक्सेस होता है, ठीक है ना, सिंपल स्टैट्स में 1 अगर हम लिख रहे हैं, 1 0 के फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं तो 1 मतलब जो हम चाहते हैं, और हम क्या चाहेंगे, सक्सेस। 1 हो रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी p और 0 हो रहा है विद प्रोबेबिलिटी q। दो इवेंट हो रहा है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दो तरह के इवेंट है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो ये किस तरह का इवेंट होता है, इसी को बर्नौली का इवेंट कहते हैं या बर्नौली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसी का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें जो कि हमने लिखा था p के पावर x और q के पावर 1 माइनस x, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कॉल्ड एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे अगर हम सम करते हैं, आप लोगों को बताया था कि कई बार अगर बर्नौली ट्रायल करते जाएंगे, कई बार बर्नौली ट्रायल करते जाएंगे तो बायनोमियल ट्रायल हो जाता है। इन मैथमेटिकली अगर हम बोले तो इसी बर्नौली रैंडम वेरिएबल का अगर हम जोड़ कर देंगे, सम कर देंगे, सम करने से हमको जो मिलेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एसएन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल की तरफ फॉलो करेगा, एसएन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल को फॉलो करेगा। आपको ये मैंने पहले बताया है, आप लोग एक बार देख लेना, फर्स्ट या सेकंड सेम में मैंने पढ़ाया है। तो जब एसएन का सम कर एसएन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर मैंने आप लोग को अगला बताया था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ पॉइसन, अरे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसे जैसे हम ट्रायल बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाएंगे, एन की वैल्यू इनफाइनाइट पे करेंगे तो हमारा बायनोमियल कहां चला जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। वहां पे मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ पे बताया नहीं था सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, बट यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम ही हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, ठीक है ना। तो अभी हम लोग करते क्या है कि अभी इस xi की डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा कैसे, ये हम लोग करेंगे किससे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से करेंगे, ठीक है ना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से पहले इस xi का mgf निकालेंगे। ये किसका mgf निकलेगा, ये बर्नौली का mgf निकलेगा। अब कैसे बोलेंगे बर्नौली के तब फॉलो कर रहा है, क्योंकि यूनिकनेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है हमारा क्या, mgf, कि यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन का mgf यूनिक होता है, मतलब कि एक mgf रखने वाले दो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकते, या दो डिस्ट्रीब्यूशन रखने ये दो mgf रखने वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता। एक डिस्ट्रीब्यूशन में केवल और केवल एक ही mgf होगा, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इस xi का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। We will start the proof of this theorem with deriving the distribution with deriving
the distribution of xi which can be done using the moment। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम लोग किसी भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं अगर निकल पा रहा है तो। ये टूल है, काफी इफेक्टिव टूल है, लेकिन ये हर जगह काम आए इसकी गारंटी नहीं है। 3-4 तरीके के हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के तरीके होते हैं। एक होता है एमजीएफ टेक्निक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सीजीएफ टेक्निक, क्युमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन, इन सबको एक जनरेटिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तीसरा है पीजीएफ टेक्निक, चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन टेक्निक, ठीक है ना, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, छठवां है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है ना, और एक सातवां है एनालिटिकल मेथड। ठीक है ना, इसके अलावा कोई और होगा तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ये 7 जो है तरीके हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है कि ये है कि ये केवल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल और सम ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए अच्छे से अप्लाई हो पाता है, नेगेटिव के लिए कहीं हो पाता, कहीं नहीं हो पाता, डिवाइड के लिए नहीं हो पाता है, और मल्टीप्लाई के लिए भी ये नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो हो जाता है कहीं कहीं कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं लोग। सीजीएफ में भी सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि लॉग ऑफ एमजीएफ होता है। पीजीएफ में भी सेम प्रॉपर्टी है, e टू द पावर एमजीएफ के फॉर्म में आता है ये। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जहां एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसी का हो पाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हर जगह अप्लाई हो पाता है, बट कहीं कहीं बहुत कठिन हो जाता है, तो करना बहुत मुश्किल होता है। और एनालिटिकल मेथड जहां सेट बैठ गया कर लिया, ये चाइनीज मेथड है समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है ना, जहां हो गया वहां हो गया, जहां नहीं हुआ वहां पे नहीं हुआ, ठीक है ना। ये अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जब भी एडिटिव प्रॉपर्टी की बात आए और इंडिपेंडेंसी की बात आए तो भैया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लगाने से मत चूकिए, ठीक है ना। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग निकालेंगे यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग function। Now the MGF of xi is mxit is equal to expectation of e to the power txi, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर txi, जो क्या हो जाएगा, देखिए अब xi की वैल्यू 1 होगी विद प्रोबेबिलिटी p, ये फंक्शन ऑफ x है ना, तो इस e टू द पावर t into 1 मल्टीप्लाई बाय विद प्रोबेबिलिटी p e टू द पावर t into 0 मल्टीप्लाई बाय विद प्रोबेबिलिटी q। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e के पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी t, तो कितना होगा q प्लस p e टू द पावर t, इक्वेशन नंबर 1। ये किसका एमजीएफ है, ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है, ठीक है ना। चाहो तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, इसको 1 को मैं नीचे कर ले रहा हूं, ठीक है ना, ये जानकारी के लिए आप लोग साइड में बस लिख सकते हो एमजीएफ ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। MGF of Bernoulli distribution. Now the MGF of
Sn इज इक्वल टू x1 x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn। अब mgf किसका फाइंड करेंगे? x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn का हम लोग mgf फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको? m ऑफ Sn t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t Sn, जो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn। xn, ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m ऑफ Sn t इज इक्वल टू m ऑफ Sn t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx1 प्लस tx2 प्लस डॉट 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 प्लस txn। ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx1 इंटू e टू द पावर tx2। एडिटिव प्रॉपर्टी अभी हमने बताई है ना, बाइनोमियल का, पॉइसन का, नॉर्मल का, पिछले ही क्लास में सेम काम देखिए लगभग वही हो रहा है अभी। बस यहां से हम इसको कैसे नॉर्मल प्रूव करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, इस फॉर्म में हो गया। अब क्योंकि रैंडम वेरिएबल सारे हमारे इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल सबके सब मेरे क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस केस में इंडिपेंडेंट नहीं, आइडेंटिकल है यहाँ पे, बट यहां पे आइडेंटिकल की कंडीशन वहां पे नहीं है, यहां पे आइडेंटिकल की कंडीशन चल रही है। ठीक है ना। अब क्योंकि सारे रैंडम वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर tx1 इंटू e टू द पावर tx2 प्लस डॉट 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 e टू द पावर txn। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? वेयर वेयर नहीं सिंस x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? m ऑफ x1t इंटू m ऑफ x2t इंटू डॉट डॉट m ऑफ xn t, और फिर यहां से कितना हो जाएगा? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, q प्लस p e टू द पावर t इंटू q प्लस p e टू द पावर t इंटू डॉट डॉट q प्लस p e टू द पावर t। ठीक है ना। यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा? q प्लस p e टू द पावर t के पावर n, ये हो जाएगा m ऑफ Sn t, m ऑफ Sn t हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। विच इज द mgf ऑफ
which is the MGF of binomial variate. Which is the MGF of binomial variate with parameter n and p. So by uniqueness theorem, Sn will follow binomial distribution with parameter n, p. ठीक है ना, इतनी बात हमने यहाँ पे भी प्रूफ की है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि फॉर लार्ज एंड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक हम काम करेंगे, ऐसे भी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर ऐसा प्रूफ कर दें कि स्टैंडर्ड बाइनोमियल, पहले स्टैंडर्ड वेरिएबल समझ लीजिए क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड बाइनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी रैंडम वेरिएबल को, ठीक है ना, किसी भी रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को घटा करके उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे, या फिर वेरिएंस के स्क्वायर रूट को डिवाइड कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये भी है कि x में से उसका मीन घटा करके स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमको नया रैंडम वेरिएबल बनेगा वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल होता है। क्या होता है, स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि उसका मीन 0 हो और वेरिएंस क्या हो, 1 हो। तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम लोग स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इससे आसानी हो जाती है कि मीन अगर म्यू रहेगा तो उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, अगर 0 रहेगा तो जहां जहां 0 आ सकता है वहां 0 हो जाएगा। और वेरिएंस अगर कुछ नॉन वन क्वांटिटी होगी, नॉन आइडेंटिटी क्वांटिटी होगी, तो वहां पे दिक्कत होगी। अगर हम 1 ले लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड बाइनोमियल वेरिएट लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां से पहले में काम करेंगे, यहां से हम निकालेंगे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn कितना होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हो जाएगा NP, और वेरिएंस ऑफ Sn कितना हो जाएगा, हो जाएगा NPQ, जहां पे Q प्लस P इज इक्वल टू 1। Q प्लस P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इज म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू NP, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्डाइज वैल्यू लेंगे। लेट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, Sn करते हैं ना, Sn माइनस म्यू, Sn को उठाएंगे ना कि रैंडम वेरिएबल हमारा Sn है। ठीक है ना, Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn, कहने का मतलब हो जाएगा Sn माइनस NP अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। ठीक है ना, तो यहां से MZT निकालेंगे। व्हाट इज द MZT? MZT हो जाएगा कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर TZ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर TZ। अब इस z की वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t Sn माइनस NP रूट में NPQ। ठीक है ना, रूट में NPQ हो जाएगा।
ठीक है। और फिर यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर, ठीक है ना, एक बार के लिए इसको हम ऐसे ना करके ना बाद में हम लोग इसको लिखेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस एन माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं नोटेशन में आसानी के लिए, बस और कोई बात नहीं है। ई टू द पावर कितना हो जाएगा, टी एस एन माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, बस लिखने में आसानी के लिए हमने ऐसा काम किया है ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े, कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एस एन बाई सिग्मा माइनस टी म्यू बाई सिग्मा, बाद में रखेंगे इस म्यू की और सिग्मा की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी म्यू बाई सिग्मा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस टी म्यू बाई सिग्मा तो हमारा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल तो है नहीं। रैंडम वेरिएबल क्या है, जो रहेगा मेरा अंदर e टू द पावर t बाई सिग्मा इंटू एस एन, ऐसा लिख सकते हैं t बाई सिग्मा इंटू एस एन, और फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t म्यू बाई सिग्मा, और ये हो जाएगा, इसको अगर हम कैपिटल T की तरह ट्रीट करते हैं और ये एस एन हमारा रैंडम वेरिएबल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m ऑफ एस एन t बाई सिग्मा, है ना। कि क्या होता है, अगर आपको याद होगा m ऑफ सी टी एम सी एक्स टी इज इक्वल टू होता है m x सी टी होता है, ठीक है ना, m x सी टी होता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, तो यही हमारी होती है, इससे दिया गया है m ऑफ सी एक्स टी इज इक्वल टू होता है m x सी टी। तो m ऑफ यहाँ पे क्या है, देखिए सी एक्स टी है, ये क्या है, ये c है पूरा, m ऑफ सी एक्स ये एक्चुअल में है क्या, अगर इसको आप लिखना चाहो तो यहां से नहीं, यहां से मत लिखिए, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, तो इसको अगर आप यहां से समझोगे तो कितना हो जाएगा, m एस एन बाई सिग्मा इंटू टी है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 बाई सिग्मा है, और फिर इसको क्या लिख देते हैं m एस एन टी बाई सिग्मा हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। नहीं तो आप क्या करो, आप सिंपल यहां से प्रूफ भी कर सकते हो, कि एक काम करते हैं, यहां से देखिए साइड से, मैं आपको यहाँ प्रूफ के फॉर्म में थोड़ा दिखा देता हूं कि ये जो हमारा t बाई सिग्मा है, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल T, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर कैपिटल T एस एन, तो ये हो जाएगा m एस एन कैपिटल T, और इस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t बाई सिग्मा, वो इस फॉर्म में यहां से आया है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब यहां से हम क्या प्रूफ करेंगे, e टू द पावर माइनस टी म्यू बाई सिग्मा m ऑफ एस एन टी बाई सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, q प्लस, ठीक है ना, q प्लस p e टू द पावर t बाई सिग्मा, ठीक है, कि पावर n, ये लिख सकते हैं q प्लस p e टू द पावर t सिग्मा के पावर n, ये लिख सकते हैं इस फॉर्म में। m ऑफ एस एन हमने पीछे निकाला है, ठीक है ना, m ऑफ एस एन होगा, ना कि एक्स एन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा q प्लस पी ई टू द पावर टी, यहाँ t की जगह पर t बाई सिग्मा हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू हम पुट करते हैं, कि जो सिग्मा थी, जो m था, उसको पुट करते हैं, तो e टू द पावर t म्यू की वैल्यू np बाई स्क्वायर रूट ऑफ npq, ठीक है ना, और फिर q प्लस p e टू द पावर t, ठीक है ना, फिर रूट में npq
ठीक है ना, रूट में एन पी क्यू और होल के पावर एन आ जाएगा। इस फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख दिया। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस टी, ठीक है ना, इंटू पी, e की पावर माइनस पी टी, e की पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई एन पी क्यू, ये होल के पावर n, इस n को बाहर कर दिया ना, इस n को बाहर कर दिया तो हो जाएगा e टू द पावर pt अपॉन रूट n p q के पावर n, वही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के npt हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इसके पावर n इसके पावर n, तो इन दोनों को हम साथ में लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा e के पावर माइनस पी टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू ब्रैकेट में q प्लस p e टू द पावर t डिवाइडेड बाई एन पी क्यू और ये होल के पावर n, ठीक है ना, ये होल के पावर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए q e टू द पावर माइनस पी टी डिवाइडेड बाई एन पी क्यू, ठीक है, फिर प्लस p e टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए इस पे भी रूट में एन पी क्यू डिवाइड हुआ है, इसमें भी रूट में एन पी क्यू डिवाइड है, यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, बस एक्स्ट्रा क्या है माइनस पी है, तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस पी टी और होल डिवाइडेड बाई रूट में एन पी क्यू और इसके पावर कितना हो जाएगा एन, ठीक है ना, इसके पावर कितना हो जाएगा एन, ठीक है ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, t कॉमन ले तो 1 माइनस पी क्यू हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा q e टू द पावर माइनस पी टी अपॉन में रूट में एन पी क्यू फिर प्लस p e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर क्यू टी रूट में एन पी क्यू और होल के पावर n, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमें अब एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, इसको हमें अब एक्सपेंड करना है, आइए अब एक्सपेंड करते हैं इसको। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दोनों को एक्सपेंड करते हैं, तो दोनों को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए q ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 माइनस पी टी, ठीक है ना, देखिएगा 1 माइनस पी टी अपॉन में रूट में एन पी क्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 पी क्यूब टी क्यूब अपॉन में एन पी क्यू के पावर 3/2, रूट के पावर 3 कहने का मतलब, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ये हो जाएगा P, फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस क्यू टी
अपॉन में रूट में NPQ, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 Q स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में NPQ, फिर प्लस, ठीक है ना, सेम इसी का आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 Q क्यूब T क्यूब अपॉन में NPQ के पावर 3/2, फिर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज होल के पावर n। ये इस फॉर्म में ऐसे बन करके आएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही होकर के आएगा, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब क्या करना है, देखिए यहां Q है और यहां पे P है। देखिए यहां Q से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q, और यहां P से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा P, और बाकी फिर अंदर से इसको एज इट इज रहने देंगे। जैसे m ऑफ ZT इज इक्वल टू, देखिएगा ये हो जाएगा Q माइनस Q, और माइनस कॉमन कर ले रहे हैं एक बार के लिए, Q माइनस Q ब्रैकेट में PT अपॉन में रूट में NPQ माइनस P स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 NPQ, फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 P क्यूब T क्यूब NPQ के पावर 3/2 माइनस डॉट 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 ये ब्रैकेट में, फिर प्लस P, ठीक है ना, फिर प्लस P, फिर प्लस P ब्रैकेट में QT अपॉन में NPQ प्लस Q स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 T स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 NPQ, ठीक है, फिर प्लस Q क्यूब T क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 NPQ के पावर 3/2, फिर प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज होल के पावर n। अब ये Q है, ये Q है, ये P है, तो इन दोनों को साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1, तो हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अभी छोड़ दे रहे हैं माइनस, देखिए ये QPT है, ठीक है ना, ये माइनस ऑफ QPT, ये प्लस ऑफ QPT कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस QPT, देखिए हो जाएगा ये माइनस QPT अपॉन में रूट में NPQ प्लस P स्क्वायर T स्क्वायर Q अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 NPQ एज इट इज सब मल्टीप्लाई करके ओपन कर दे रहे हैं, फिर माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा Q P क्यूब T क्यूब अपॉन में NPQ की पावर 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस PQT अपॉन में NPQ प्लस PQ स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 NPQ, फिर प्लस PQ क्यूब T क्यूब फैक्टोरियल 3 NPQ के पावर 3/2, फिर प्लस डॉट 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 और होल के पावर n, ठीक है ना। अब देखिए ये PQT और QPT ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर बाकी यहां पे अगर हम देखें तो PQ और NPQ यहां से हम कॉमन कर सकते हैं, देखिए तो ये 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस PQT अपॉन में फैक्टोरियल 2 NPQ, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ P बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, T स्क्वायर भी कॉमन कर ले रहे हैं,
तो यहां से हम लोग टी स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं ना, टी स्क्वायर तो कॉमन होगा, पी क्यू कॉमन कर ले, पी क्यू टी स्क्वायर, पी क्यू टी स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा अंदर, देखिए यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा कितना q, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1, ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 1, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्लस कितना कॉमन करेंगे, q p, ठीक है, q p t क्यूब फैक्टोरियल 3 n p q होल के पावर 3/2, और अंदर कितना बचेगा यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एंड सो ऑन, और होल के पावर n, बाकी छोड़ देना अभी, ठीक है ना, मतलब हमको केवल इतने से था ना, इस टर्म से था, इस तरह से आगे टर्म आएगा तो ये हो जाएगा mzt इज इक्वल टू 1 प्लस p, देखिए अब ये pq से pq कैंसिल, pq से ये pq कैंसिल भी हो गया, ठीक है ना, pq से ये pq कैंसिल, तो हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2n 2 इंटू n, फिर प्लस हमारा q p t क्यूब अपॉन में जो जैसा लिख रहा है लिख दो भैया, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसको हमको ओवरऑल हटाना ही है, हट ही जाएगा ये, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट होल की पावर n। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए ये हो गया 1 प्लस x के पावर n का टर्म बन रहा है, ये पूरा पूरा x हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 प्लस x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x 1 प्लस x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस x मतलब ये q p t क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल n p q, ठीक है, कि पावर 3/2, फिर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा 1 प्लस x हो गया, फिर प्लस, ठीक है, 1 प्लस x मतलब n 1 प्लस क्या हो जाएगा nx होगा, सॉरी x नहीं 1 प्लस nx होता है, 1 प्लस n इंटू x, वन प्लस n इंटू x, फिर प्लस क्या होता है nc2 n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर, ऐसा कुछ टर्म बनेगा ना nc2, और फिर ये लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके, जो भी है हमारा, इसको बस पूरा लिख दे रहे हैं, इसका यूज हमें है नहीं, है ना, q यहां प्लस हुआ, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा q p t क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 n p q के पावर 3/2 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट, और इसका फिर स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्सपेंशन इसलिए किया था ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना, अब देखिए यहां से अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां से ये बचेगा n के पावर 1/2 केवल बचेगा, देखिए क्योंकि ये n के पावर n इंटू रूट n है, ठीक है ना, n रूट n है, pq रूट pq है, ठीक है ना, तो n एक कैंसिल हो जाएगा तो केवल यहां बचेगा रूट n, अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में बचेगा रूट n, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, यहां इसको डिवाइड करें तो यहां रूट n बचेगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां पर t स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बचेगा। सेम तरीके से अगर इसको ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा n इंटू n माइनस 1, तो n हमारा n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर,
और यहाँ पे कितना बचेगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यूब बचेगा ना। ये टर्म जो ऊपर वाला टर्म है वो तो बचेगा, पर डिवाइड में कितना होगा, n क्यूब p का क्यूब और q का क्यूब, और बाहर हमारा ये है ना। अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, ठीक। ये ऊपर का टर्म छोड़ रहे, बस हम n का टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं। एक बार देखिए समझिए, ये n का स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ जो बचेगा वो तो बचेगा ही। यहाँ पे बचेगा n p q के पावर 3, n क्यूब p क्यूब और q क्यूब, और यहाँ से अगर हम एक n कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई n अपॉन में 2, और फिर यहां से अगर हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n p क्यूब और q क्यूब, ठीक। और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना, यहां भी कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर में है ना, हम क्या करते हैं कि फिर अगर हम इनफाइनाइट, अब यहाँ पे एक n बच जाएगा ना, यहाँ पे भी एक n बच जाएगा, ठीक है ना। और जब n को इनफाइनाइट पे टेंड करा देंगे, ठीक है ना, n को अगर हम इनफाइनाइट पे टेंड करा देंगे तो ये सारी वैल्यूज हमारी जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर प्लस आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, ऐसा समथिंग आएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग वैल्यू लेंगे, लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसा ही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो ये n से n कैंसिल, t स्क्वायर फैक्टोरियल 2, यहां पे डिवाइड में रूट n बच जाएगा, इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू 0। सेम तरीके से यहां पे t स्क्वायर t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 के पावर 4, t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 के पावर स्क्वायर, और ये n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक टर्म बचेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बचेगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे इनफाइनाइट लेने पे, बट हम लोग केवल स्टार्टिंग के केवल यही दो वैल्यू लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वी हैव क्या बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट m z t इज इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, t स्क्वायर में अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है। टी स्क्वायर और फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको वैसे काम करते हैं और आसान कर लेते हैं, ठीक है, और आसान कर लेते हैं, इससे बढ़िया अगर हम यहाँ पे, हाँ हो जाएगा, आसानी से कर लेते हैं इसको, और आप लोग को और अच्छे से दिख जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसको मैं और आसानी से कर देता हूं, ठीक है ना। यहां तक हो गया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आसान कर रहे था थोड़ा, आपको अपीयर हो जाएगा लॉग बोथ साइड। अब देखिएगा आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो लॉग ऑफ एम जेड टी इज इक्वल टू हो जाएगा n, देखिए log x के पावर n बराबर होता है n log x, तो n log ब्रैकेट में यहां देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल n, ठीक है ना, टी स्क्वायर में 2 फैक्टोरियल n, फिर प्लस क्यू पी टी क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 n p क्यू के पावर 3/2 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। अब यहां से थोड़ा आसान तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि अब देखिए log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है,
x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3, ऐसे ऐसे हमारा log 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन होता है। यहां से थोड़ा सा आसानी से काम हो जाएगा। तो अब देखिए log mzt इज इक्वल टू n और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप लिखते हैं x। x क्या है? ये पूरा टर्म, ये 1, ये पूरे का पूरा x है, तो हो जाएगा 1 प्लस x क्या हो जाएगा x, तो t स्क्वायर अपॉन में n इंटू 2 फैक्टोरियल x, ये पूरा पहले x लिख देते हैं x, फिर ये qpt क्यूब समथिंग ना, qpt क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 np क्यूब के पावर 3/2, ठीक है, q स्क्वायर p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा x, ठीक है ना, और फिर 1/2 और फिर जो यही टर्म है t स्क्वायर अपॉन में 2 इन t स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इनटू n फिर प्लस qpt क्यूब अपॉन में, ये लिख दे रहा हूं, कोई इसका यूज नहीं ना यहाँ, ये पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा अपीयर अच्छे से होगा आप लोग को कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट का होल स्क्वायर फिर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां से अच्छे से n से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर अंदर, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये टी स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, ठीक है, लिख दे रहे हैं, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा qpt क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, और ये क्या है n, रूट n है, एक n कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, रूट में n बचेगा, और ये pq के पावर 3/2 फिर इनटू q माइनस p स्क्वायर फिर प्लस, ठीक है ना, और फिर इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे, ठीक है ना, इसको हम नहीं लिखते हैं, हटा ही दे रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करो t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू n स्क्वायर, फिर इस n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड फिर n आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सारे n का मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगी मिनिमम n की वो 2 होगी, यहाँ n की जो डिग्री होगी मिनिमम कितनी होगी 2 होगी, और यहाँ पे n की डिग्री कितनी है 1 है, और 2 डिवाइड में है तो नीचे कहीं ना कहीं हमेशा n आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए t के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है, और फिर अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, आगे करेंगे तो पावर और बढ़ता जाएगा, अगर इनका 2 वाला टर्म लिखते तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा कितना हो जाएगा, पावर और बढ़ेगा, तो यहाँ जब भी होगा मिनिमम जो डिग्री होगी n की वो 2 होगी डिवाइड में, और ऊपर हमारा कितना है n की डिग्री 1 है, तो जब भी करेंगे तो डिवीजन में n हमारा आएगा, ठीक है ना, तो फिर डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, टी स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहां तक इतना तक तो ठीक है, प्लस यहां पे जो n का पावर आएगा एज इट इज, ठीक है ना, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड, अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log mzt इज इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mzt की जो वैल्यू होगी e के पावर t स्क्वायर बाई 2, e के पावर t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, e के पावर t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, which is the MGF of normal distribution
with mean 0 and variance 1. With mean 0 and वेरिएंस 1. तो हम लेके चले थे स्टैंडर्ड बायनोमियल, इसका मीन 0 और वेरिएंस 1 चल रहा था, और हमको क्या मिल गया? स्टैंडर्ड नॉर्मल मिल गया. क्या मिल गया? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हमको मिल गया. ठीक है ना? यहां से भी आप सिंपल लिमिट लेके सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता. नहीं हम, लेकिन यहां से क्या, यहां से अगर आप लिमिट ले लेते तो लिमिट लेते n टेंड्स टू इनफाइनाइट वाली लिमिट, तो ये n से यहां मल्टीप्लाई होता, बाकी सारे टर्म यहां पर 0 हो जाते हैं. ठीक है ना? तो 1 प्लस का फॉर्म समथिंग बनता. ठीक है ना? इग्नोर करके. ठीक है ना? लिमिट पहले लगाए थे, फिर आप एक्सपेंड करते सॉल्व करते तो हमारा आंसर हो गया था. तो यहां से भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, लॉग लेके करेंगे तो मतलब ये क्या था कि यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपेंशन में ख्याल करना पड़ा, सोचना पड़ता. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जब मैंने लॉग ले लिया तो आप सिंपल सा देखते गए, करते गए, होता जाएगा. ठीक है ना? तो यहाँ से स्टैंडर्ड बायनोमियल लेके चले थे और हमें क्या मिल गया? स्टैंडर्ड नॉर्मल मिल गया. तो सिंपल बायनोमियल भी लेके जाते तो सिंपल नॉर्मल भी मिलता. ठीक है ना? विच इज द MGF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. या ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड variance 1, that is standard normal distribution. That is standard normal distribution. Hence by uniqueness theorem of MGF, hence by uniqueness theorem of MGF, we have Z is equal to Sn माइनस NP अपॉन में रूट NPQ फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 असिम्प्टोटिकली. या फिर कह सकते हैं एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट. ठीक है ना? उतना तक तो ठीक है. ये क्या लिख रहा था मैं? Hence, we can say that. Hence, we can say that Sn is equal to x1 plus x2 plus xn follows asymptotically normal distribution. Asymptotically normal distribution इसको फॉलो करता है. तो ये प्रूफ हमारा यहां से हो गया. अब हम लोग जो अगले थ्योरम की चर्चा करेंगे उसकी बात करेंगे लिंडबर्ग और लेवी नियम. ठीक है ना? लिंडबर्ग और लेवी थ्योरम. एक कुछ प्रॉपर्टीज बस यहाँ पे मैं रिमार्क के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको पढ़िएगा. ठीक है ना? सिलेबस में नहीं बट मैं रिमार्क के फॉर्म में लिख दे रहा हूं. सिलेबस में नहीं लेकिन काम आगे आएगा. सिलेबस में तो किसी के मेंशन नहीं है. कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन.
ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। लेट एक्शन, सीक्वेंस को ऐसे ही हमेशा लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बी अ sequence of random variables, let xn be a sequence of random variables ठीक है ना, and fn be corresponding sequence of distribution function, be the corresponding sequence of distribution function सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमारा उसी फॉर्म में आएगा। सीक्वेंस कैसा होता है, सिंपल सा कि n की वैल्यू कुछ रखे तो इधर हमको जैसे एक सीक्वेंस मैं लेके चल रहा हूं, आप लोग को डेफिनेशन सीक्वेंस की शायद पता होगी, नहीं पता होगी, मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं 1 + 1/n, इट इज अ सीक्वेंस। क्या होती है कि इसमें हम लोग जो डोमेन मतलब जो x की वैल्यू रखते हैं, फिर यहाँ पे n की वैल्यू जो रख रहे हैं वो नेचुरल नंबर रखते हैं, ठीक है ना। फंक्शन से थोड़ा अलग होता है, फंक्शन में कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे लेके नेचुरल नंबर ही रखेंगे और हर एक नेचुरल नंबर के हिसाब से हमको एक सीक्वेंस अलग अलग मिलता जाएगा, अलग अलग वैल्यूज हमको मिलती जाएगी। जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1.5 मिलेगा, 3 मिलेंगे तो हमारा उस हिसाब से ये अलग अलग चलता जाता है। ये फंक्शन होता है एक तरह से, बस यहाँ पे हमारा डोमेन नेचुरल नंबर के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, इस फॉर्म में होगा, मान लेते कुछ इस फॉर्म में रैंडम वेरिएबल होगा, x + 1/n के फॉर्म में रैंडम वेरिएबल होगा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू n की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो हमारी इसकी मतलब यही रैंडम वेरिएबल हमारा, इसको मानते y या फिर xn कर ले रहे हैं, तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी x + 1, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 1/2, x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x + 1/3, x + 1/3, x4 की वैल्यू x + 1/4, इट इज द सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। अब सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो इसका भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, इसका भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, इसका भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, इसका भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सब के सब हमारे n पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमारा n पे डिपेंड करेगा, इसलिए सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा बन रहा है, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए एक बार के लिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, x हमारा एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, x, ठीक है ना, x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को, xn का हमको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है जो कि x + 1/n के टर्म में है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे, xn ≤ स्मॉल x, प्रोबेबिलिटी दैट x + 1/n ≤ स्मॉल x। अब इसको इधर भेज देते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, इसका होता है 1 - e⁻⁻x। अगर थीटा की वैल्यू एक बार हम 1 ले ले रहे हैं यहाँ पे, तब 1 - e⁻⁻x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट x is lesser equal to x - 1/n हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x lesser equal to स्मॉल x की वैल्यू है प्रोबेबिलिटी दैट x lesser equal to स्मॉल x की वैल्यू है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x is lesser equal to x - 1/n की वैल्यू हो जाएगी 1 - e⁻⁻1/n, ये हमारा हो जाएगा fnx। तो यहाँ से देखेंगे कि n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग अलग मिलेगा। n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो x - 1/n 1
x e टू द पावर मतलब 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस 1/2 मिलेगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिलेंगे। तो बस इसी का मतलब यही है कि x एंड बी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस हमको क्या मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मिलेंगे। ठीक है, तो अब n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर हम कह रहे हैं, ठीक है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर हम लेके जाएंगे तो हमारा रैंडम वेरिएबल कहीं पे कन्वर्ज करेगा, x प्लस 1/n था तो x पे कन्वर्ज करेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कन्वर्ज करेगा, रैंडम वेरिएबल उसी कन्वर्ज करता है कि नहीं करता है, ये हमारा कन्वर्जेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है। देखिए क्या है थ्योरम समझिए, करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्या होगा, वी से दैट xn converges in distribution क्या बोल सकते हैं, और लॉ, ठीक है ना, टू एक्स if there exists a random variable x, कि there exists का साइन है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, a random variable x with a distribution function f, such that n tends to infinite, fn x जो है वो कन्वर्ज कर जाए fx पे, fn x जो है fx पे कन्वर्ज कर जाए at every point x at which fx is continuous। and we write जो हमारा सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है वो कन्वर्ज कर रहा है किस पे, x पे इन लॉ, या फिर कह सकते हैं कि xn हमारा कन्वर्ज कर रहा है x पे इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इसका अगर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना कि xn हमारा क्या है, x प्लस 1/x है, और f ऑफ x क्या है 1 माइनस e की पावर माइनस x है, और हम लोग fn x क्या निकाले हैं, fn x निकाले हैं 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ xn माइनस 1/xn। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x, जो कि क्या है fx है, जो कि क्या है यहां से देखिए fx है। तो हम लोग बोलेंगे कि xn जो है हमारा x पे कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो हमारा xn हमारा x पे कन्वर्ज करेगा, बट ये जरूरी नहीं है, कभी कभी x हमारा x पे कन्वर्ज नहीं करता पर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज कर देता है, तो ये थोड़े मोड़े हैं। तो हमारे यहां से बोलेंगे कि xn जो है हमारा x पर इन डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ज करेगा अगर हमारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कन्वर्ज करेगा तब कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ज कर रहा है, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं, चर्चा करते हैं आगे। लिंडबर्ग-लेवी थ्योरम, ठीक है ना। लिंडबर्ग-लेवी थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। इसको रहने देते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना।
ठीक है ना, ये इसका है, ये बस एक डिवाइड भी कर दोगे तुम लोग यार, मिटा ही देता हूं। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लेना, एग्जाम्पल जो मैंने मतलब बताया था वो कॉपी में कहीं रख ली, लिख लेना। ठीक है ना, ऐसे लिखकर पूरा डिवाइड कर दे कि xn इज इक्वल टू लिख सकते हो x प्लस 1/n, तो fxn कितना हो जाएगा आप बना लीजिएगा, x हमारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बना लेते हैं, x फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 1, तो fx हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x, तो हम एक xn मान रहे हैं, क्या है x प्लस 1/n है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हो गया, तो fnx कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ x माइनस 1/n, और ये कन्वर्ज करेगा fx पे एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि xn हमारा x पे कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसलिए हम बोलेंगे कि xn हमारा x पे कन्वर्ज कर रहा है, ये इसके कहने का मतलब है। अब हम लोग लिंडबर्ग-लेवी थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है, पहले इसको थोड़ा सही कर लें। अब यहां से इसको हम लोग करते हैं कि if x1 x2 डॉट डॉट xn आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंटली होगा वहां पे, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद एक्सपेक्टेशन ऑफ xi, हर एक का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो क्या है, एक फिक्स कांस्टेंट है म्यू आई नाम दे, म्यू 1 दे रहे हैं, और वेरिएंस ऑफ xi और सिग्मा स्क्वायर 1 नाम दे रहे हैं, i फ्रॉम 1 टू n, देन द सम x1 x2, ठीक है ना, सम x1 x2 डॉट डॉट xn is asymptotically normal with mean mu इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n mu1, मतलब n टाइम्स इसको सम कर देंगे mu1 क्योंकि कांस्टेंट सबका है मीन। ठीक है ना, और वेरिएंस कितना हो जाएगा n सिग्मा 1 स्क्वायर। हियर वी मेक फॉलोइंग assumptions कि these variables are independent and identically distributed, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वेरिएंस हमसे निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ठीक है ना, स्टेटमेंट एक्चुअल में यहीं तक ही था, यहीं तक ही स्टेटमेंट था। अब यहां अजम्पशन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, आसान सा प्रूफ है। ठीक है ना, प्रूफ देख लीजिए, लेट m1t, लेट m1t, ठीक है ना, denote the MGF of, denote the MGF of, denote the MGF of each of the deviation
each of the deviation xi minus mu1 xi minus mu1, ठीक है ना। ये डिनोट कर रहे हैं, ये डेविएशन फॉर्म में हम एमजीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, डेविएशन फॉर्म में, ताकि आसानी से प्रूफ हो जाए। बिना डेविएशन फॉर्म में भी कर सकते हो, डेविएशन फॉर्म में निकालने से बस फायदा क्या होगा कि हमारा मीन 0 हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सिंपल भी कर सकते थे। और एंड ठीक है ना, empty denote the MGF of standard variate z is equal to कितना हो जाएगा, Sn माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, जहां पे ये Sn डिफाइन है, ठीक है ना, और ये म्यू हो गया और इसका वेरिएंस सिग्मा, ठीक है ना इसका। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया, देखिए यही फायदा होगा। अब क्यों हमने m1t मतलब xi माइनस म्यू1 क्यों हमने एमजीएफ निकाल रहा हूं, सिंपली xi के जगह पे, ये आपको यहां समझ में आ जाएगा। सिंस mu1 dash and mu2 dash क्या है, नॉन सेंट्रल मोमेंट है, नॉन सेंट्रल मोमेंट इसे बोलते हैं, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। mu2 डैश किसके अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना, अबाउट ओरिजिन ऑफ द डेविएशन xi माइनस mu1, ठीक है ना, आर गिवन बाय कुछ फायदा होगा, क्या फायदा होगा देखिएगा, mu1 डैश क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है एक्चुअल में, अगर किसी रैंडम वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, xi माइनस mu1 है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, इसमें से कुछ घटा सकते हैं कुछ जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xi माइनस mu1, ठीक है ना, और जो कितना होगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। यही काम करना था, इसको 0 ही दिखाना था, 0 दिखाने के लिए हम बस काम किए थे, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती। और mu2 डैश ये कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस mu1 का होल स्क्वायर, जो कि खुद वेरिएंस ही होगा, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, ये क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ xi क्या है, mu1 है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ xi खुद mu1 है। ये हम लोग को दिखाया जा रहा है कि नॉन सेंट्रल मोमेंट हम निकाल रहे हैं, बट ये सेंट्रल मोमेंट भी है, किसका, x का सेंट्रल मोमेंट है, और xi माइनस mu1 का क्या है, xi का सेंट्रल मोमेंट है और xi माइनस mu1 का नॉन सेंट्रल मोमेंट है ना, ये यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये xi माइनस म्यू का एक क्या है, ये एक नॉन सेंट्रल मोमेंट है, लेकिन xi का सेंट्रल मोमेंट, क्योंकि xi की मीन कितनी है, mu1 है, और वेरिएंस कितना है हमारा सिग्मा 1 स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसलिए ये xi के लिए हमारा एक सेंट्रल मोमेंट होगा और xi माइनस म्यू के लिए नॉन सेंट्रल मोमेंट होगा। क्यों, क्योंकि xi माइनस म्यू का मीन कितना है, 0 है, तो क्या करते हैं xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर, हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग वेरिएंस ऑफ xi माइनस mu1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये mu2 होता है, तो mu2 बराबर होता क्या है, mu2 डैश एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर, या फिर सिंपल हम y डिफाइन कर रहे हैं, yi इज इक्वल टू xi माइनस mu1 कह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ yi क्या हो जाएगा, यही तो हमारा mu1 डैश होगा, इसकी वैल्यू 0, और mu2 डैश कितना हो जाएगा,
एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक काम करिए, इस एक्स आई माइनस म्यू को आप वाई आई मान लीजिए, वाई आई मान करके सॉल्व करेंगे तो आपको अपीयर होगा अच्छे से, है ना, यहाँ पे अपीयर होगा। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है ना। वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू वन एंड यहां से ये हो गया, और फिर यहां पे क्या कर ले रहे हैं, वाई आई कर ले रहे हैं, हाँ वाई आई कर ले रहे हैं, और यहां पे म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू वन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, म्यू टू डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं जो हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, वी हैव m1t जो डेविएशन का मोमेंट जनरेटिव फंक्शन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये होता है 1 प्लस म्यू वन डैश टी, ठीक है ना, म्यू वन डैश टी। कैसे m1 डैश टी कैसे होगा, देखिए m1t एक्चुअल में होता है, यहां पे हो जाएगा e टू द पावर टी वाई, है ना, e टू द पावर टी वाई हो जाएगा वाई आई, e टू द पावर टी वाई आई, और फिर इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस टी वाई आई अपॉन में फैक्टोरियल 1 e के पावर x को एक्सपेंशन कर दिए टी स्क्वायर, हाँ टी स्क्वायर वाई आई का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। जब एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई टी अपॉन में फैक्टोरियल 1, फिर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फिर प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। यानी कि m1t हमारा क्या हो जाएगा, m1t बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस म्यू वन डैश टी अपॉन में फैक्टोरियल 1, फिर म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 अप टू इनफाइनाइट। ये इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, ठीक है ना। अब म्यू वन डैश की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, म्यू वन डैश की वैल्यू हमारी 0 है, तो यहां से कितना मिलेगा 1 प्लस 0 इंटू टी अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर प्लस म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 अप टू आगे, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस ऑर्डर ऑफ टर्म, मतलब ये हमारी जो टर्म है जो t के पावर 3 के फॉर्म की जो टर्म है वो ये, ठीक है ना। वे यार ओटी क्यूब क्या है, कंटेन्स, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं इसको आगे तक, मतलब ये क्या है, मतलब यही बनेगा कि म्यू 3 डैश बनेगा टी क्यू का फैक्टोरियल 3, म्यू 4 डैश टी क्यू और अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे टर्म बनेंगे। तो उसी को मैं लिख रहा हूं कि where OT क्यूब contains the terms with t cube and higher power of t cube and higher power of t, higher powers of t,
ठीक है ना, ये इस फॉर्म में बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ z इज इक्वल टू Sn माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, Sn माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, और म्यू को हमने क्या माना है, n म्यू1 माना है, और x1 इसको x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn प्लस xn, ठीक है, माइनस म्यू बराबर क्या था, n म्यू1 था, और सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या था, n सिग्मा 1, रूट में n सिग्मा 1 होगा, एक्चुअल में रूट में n सिग्मा 1 होगा, ठीक है ना, या इसको हम लोग एज इट इज सिग्मा ही लिख देते हैं अभी, सिग्मा। तो अब यहां से क्या होगा, देखिए x1, अब n म्यू1 है तो इसको जैसे म्यू1 प्लस म्यू1 प्लस म्यू1 प्लस म्यू1, ढेर सारा म्यू1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ढेर सारा अगर हम इसको म्यू1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 माइनस म्यू1 प्लस x2 माइनस म्यू1 फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा, xn माइनस म्यू1 फिर प्लस अपॉन में कितना हो जाएगा, सिग्मा, या इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू समेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n xi माइनस म्यू1 अपॉन में सिग्मा, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब फिर क्या, सिंस xi's are independent since xi's are independent, तो क्या हो जाएगा, then अब इंडिपेंडेंट है तो समेशन हमारा mgf के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है ना, तो mzt इज इक्वल टू, या फिर सिंपल mt है, mzt इज इक्वल टू m समेशन xi माइनस म्यू अपॉन में म्यू1 अपॉन में सिग्मा, t को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर, ठीक है ना, अपॉन में सिग्मा, इसको फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखिए अपॉन में सिग्मा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं m समेशन xi माइनस म्यू1 t बाई सिग्मा, t बाई सिग्मा, या फिर इसको और पहले एक्सपेंड तरीके से आपको दिखा दे कैसे हो रहा है ये पूरा, m, ठीक है, m 1 बाई सिग्मा समेशन xi माइनस म्यू1 t, और ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा x मान सकते हो आप इसे, i फ्रॉम 1 टू n, ये पूरा का पूरा x की तरफ वर्क करेगा, और ये c है, तो m ऑफ cxt इज इक्वल टू होता है mx ct, अभी कुछ देर पहले बताया है, तो ये कितना हो जाएगा, m समेशन xi माइनस म्यू1 i फ्रॉम 1 टू n, और ये हो जाएगा t बाई सिग्मा। अब इसका अभी हम लोगों ने mgf निकाल, अब ये पहले, और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n m ऑफ हो जाएगा xi माइनस म्यू1 xi माइनस म्यू1 t बाई सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना, xi t बाई सिग्मा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं यूज, कहां गया, ये m1t, ठीक है, हाँ, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं, ठीक है ना, तो m ऑफ xi समथिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा,
क्योंकि सब आइडेंटिकल है, ठीक है ना, आइडेंटिकल हमने माना हुआ है स्टार्टिंग में, देख सकते हैं, तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सबके मेन वेरिएंस सबके सेम भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 t बाई सिग्मा के पावर n हो जाएगा, m1 t बाई सिग्मा के पावर 1 हो जाएगा। ये किसका है, yi का ही तो है, ये समेशन, ये सिंपल yi का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। yi क्या है हमारा, xi माइनस म्यू है, yi हमारा है xi माइनस म्यू है, yi इज इक्वल टू xi माइनस म्यू 1, ठीक है ना। yi जो मेरा है xi माइनस म्यू 1 है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n m yi t बाई सिग्मा, t बाई सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा m1 t बाई सिग्मा के पावर n, ये प्रूव हो गया, m1 t बाई सिग्मा के पावर n। और फिर सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 सिग्मा कितना हो जाएगा, देखिए यहां से सिग्मा नोटेशन दिया गया था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n सिग्मा 1 स्क्वायर, तो सिग्मा इज इक्वल टू रूट में n सिग्मा 1, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा रूट में n सिग्मा 1, ये हो जाएगा m1 सिग्मा, m1 t अपॉन में रूट में n सिग्मा 1 m1 t बाई में रूट में n सिग्मा 1 के पावर n, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसकी वैल्यू हम लोग यहां से इक्वेशन 1 से पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना था 1 प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस ऑर्डर ऑफ टी के पावर 3, और ये होल के पावर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना। देखिए यहां समझिएगा सिग्मा 1 स्क्वायर, और यहाँ पहले वहां टी था, यहाँ पे क्या है टी अपॉन में दिस टर्म है, तो हो जाएगा टी अपॉन में टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर अपॉन में n सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, ये टर्म था, देख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक। ठीक है ना, टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और ये n सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा, फिर देखिए यहां से समझिए, यहां ऑर्डर ऑफ टी क्यूब है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी की जहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, देखिए ऑर्डर ऑफ टी अपॉन में रूट n1 के पावर क्यूब, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ टी अपॉन में रूट n सिग्मा 1 का क्यूब होल के पावर n, ठीक है ना। फिर इसको हम लोग चेंज करके और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए सिग्मा 1 स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू n प्लस ये n के पावर 3/2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ n के पावर -3/2 के फॉर्म में हमारा ये आएगा, और पावर में n, ठीक है ना, पावर में n। और फिर इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नाउ टेकिंग लिमिट, अब देखिए वही पुराना फॉर्म बन गया, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट mzt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ये पूरा का पूरा टर्म देखिए इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी मैंने प्रूफ किया है ना, चाहे तो आप वहां से देख लो, नहीं तो प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान समझिएगा, डेफिनेशन क्या होती है, e की 1 बाई x के पावर n के पावर x अगर हम करते हैं, ठीक है ना, 1 के पावर x करते हैं, सॉरी ये नहीं ये भी नहीं, यहाँ होता है x और इसके पावर n, और यहाँ लिमिट लगाते हैं अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसी को बोलते हैं e के पावर x, ये डेफिनेशन होती है एक्चुअल में। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस x बाई n के पावर n, इसको बोलते हैं e के पावर x। तो जैसे ही हम लोग n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस ये पूरा का पूरा x है t स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 अपॉन में n के पावर n, ये क्या हो जाएगा e के पावर t स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू n, यही काम वहां पे किया गया था, बस यहाँ पे हमने लॉग लेकर कर दिया था, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गए थे। पर ये वाला मेथड भी आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा e के पावर टी स्क्वायर बाय 2, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्सपेंड करो, n से n कैंसिल होगा तो टी स्क्वायर पर फैक्टोरियल 2 आएगा, ठीक है ना। आप देखो सिंपल सा, इसको अगर ओपन करोगे तो हमारा आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स, ये x होगा, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक्स क्यूब का टर्म आएगा, फिर n से इनफाइनाइट का टर्म कर दोगे तो जो फॉर्म बनेगा वो हमारा e के पावर इसी का ही बनेगा। तो आप उसको अच्छे से कर नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे, इसलिए मैंने लॉग वाला टर्म लेके चला था मैं, आप उसको ऐसे मतलब दिमाग से फैला नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे कहां कहां तक जा रही है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में से कर दिया था, वहां पे लॉग वाला टर्म में कर दिया था, ठीक है ना। तो विच इज द एमजीएफ ऑफ which is the MGF of standard normal distribution, which is the MGF of the standard normal distribution, hence by uniqueness theorem, z is equal to Sn माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, किसको फॉलो कर रहा है, follows asymptotically normal distribution, ठीक है ना। और बोल सकते हैं Sn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn, ठीक है, फॉलो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर asymptotically where mu is equal to n mu1 and sigma square is equal to n sigma 1 square, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, ठीक है ना। हम लोग अब अगले लेक्चर में इसके बाद की बात करेंगे, हमें उम्मीद है आप लोग को इतनी बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये लेक्चर मेरे बच्चे YouTube पे देख रहे हैं तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की हमारी बैच चल रही है,
नवोदय बैच चल इसके नाम हम लोग कह रहे हैं। बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाया जाता है। ये मैथमेटिक्स की बैच है, बायोलॉजी की बैच है और एग्रीकल्चर और बीकॉम ये सबकी बैच चलती है। अलग अलग सब्जेक्ट हमारे इसमें जो यूज होते हैं पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ऑफर हमारी चल रही है इस समय 1250 रुपए की है, 3 महीने की पूरी कोर्स है 1250 रुपए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने का है, ये पूरा कंबाइंड 3 महीने का कोर्स का है ये 1250, ठीक है। 3 से डिवाइड करिए, पर मंथ आपको पता चल जाएगा। कोर्स फीचर्स क्या है? ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, लाइव डाउट क्लास मिलता है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलता है जैसा अभी मैं बता ही रहा था, पीवाईक्यू कराए जाते हैं, 1 शॉट रिवीजन भी होता है आपका और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी किया जाता है। कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ का है, वैलिडिटी आपकी 1 साल की है। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी आप यहां से आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको उठा दूं, ठीक है ना। हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और इस नंबर पे कॉल कर सकते हो जो कि अभी अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।